सोनभद्र से है, जहां कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड भोला जायसवाल कोलकाता से गिरफ्तार। विदेश भागने की फिराक में था ड्रग माफिया आरोपी। बता दें, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर एसआईटी और एसओजी टीम ने की कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोलकाता में ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में आवेदन किया है, जिसके बाद अभियुक्त को सोनभद्र लाया गया है। सोनभद्र में चेकिंग के दौरान बीते दिनों में कंटेनरों से 1,19,675 कफ सिरप की शीशियां बरामद हुई है और साथ ही आरोपी मिस्टर्स शैली ट्रेडर्स रांची झारखंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सिरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जिलों में अवैध रूप से करते थे वितरण। और साथ ही आपको बता दें, एसआईटी जांच में भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में लगभग 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का भी खुलासा हुआ है। 29 नवंबर 2025 को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने थाना रॉबर्ट्सगंज में बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एक नया अभियोग पंजीकृत कराया है। गंभीर अपराधों के आरोपों के अपराध और साथ ही सोनभद्र पुलिस की संयुक्त टीम ने भोला प्रसाद जायसवाल को किया गिरफ्तार। आरोपी चंदौली, जौनपुर और साथ ही गाजीपुर जिलों में भी वांछित है। प्रकरण था सर। दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में कफ सिरप के 2 कंटेनर्स बरामद हुए थे, जिसमें लगभग 1,20,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इसी विवेचना में आगे जांच की गई तो जनपद गाजियाबाद और रांची में भी कुछ कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इस जांच को जब आगे बढ़ाया जा रहा था, उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी जो रांची झारखंड में रजिस्टर्ड है, उसके जो ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल, उनके फर्म से कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी, जिसमें जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में अकेले लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ था। इसी जांच के क्रम में सोनभद्र में भी 2 फर्जी फर्म पाई गई थी, जिसके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 1191 रजिस्टर किया था। ये जब रजिस्टर हुआ, इसमें वांटेड थे भोला जायसवाल, जिनको हमें टिप मिली थी कि ये कलकत्ता एयरपोर्ट से भारत के बाहर फ्लाई करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही ये पता चला, हमने कलकत्ता पुलिस की मदद लेते हुए इनको कलकत्ता एयरपोर्ट पे डिटेन किया और हमारी सोनभद्र पुलिस की एक टीम इस समय कलकत्ता में है, जो इनको ट्रांजिट रिमांड पे ले करके जनपद सोनभद्र रवाना होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्र अधिकारी धनौरा श्री अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त रिंकू पुत्र सूरत राम निवासी ग्राम नगलिया मेव थाना गजरौला थाना जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया गया, जो दिनांक 19 सितंबर 2025 से जिला बदर था, जिसकी गिरफ्तारी कर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 660/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 10 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु थाना डिडौली पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त के गांव में डुगडुगी पीटकर मुनादी करते हुए अभियुक्त के जिला बदर होने की सूचना दी गई थी। जिला बदर के क्षेत्र में दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देते हुए बताया गया कि जिला बदर अवधि में जनपद की सीमा में पाए जाने पर की जाएगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई। बताते चले कि जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में थाना डिडौली पुलिस द्वारा जनपद की सीमा में निष्कासित किए गए 3 से 4 गुंडा अधिनियम में नाम दर्ज और साथ ही जिला बदर अभियुक्त वसीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम
ककराली थाना डिडौली जनपद अमरोहा के गांव में जाकर डुगडुगी पीटकर मुनादी करते हुए अभियुक्त की दिनांक 19 नवंबर 2025 से 6 माह के लिए जिला बदर होने की सूचना दी गई थी। आम जनमानस से अपील भी की गई है कि जिला बदर अपराधी यदि अपने गांव या आसपास लुक छिप कर निवास कर रहा है तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देने का कष्ट करे। जिला बदर अवधि में जनपद की सीमा में पाए जाने पर जिला बदर अपराधी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बदायूं से है। जनपद बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिरसा दबरई गांव का रहने वाला भूपराम पुत्र हंसराज 27 नवंबर को समय करीब सुबह 9 बजे अपने खेत पर गेहूं बोने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच पड़ोस के गांव गौरा मई के रहने वाले पप्पू सज्जन छुट्टन और साथ ही रब्बू लड्डन और साथ ही फरीद एवं 5 अज्ञात लोगों ने शिकार की तलाश में घूम रहे थे, जिनके हाथों में भाला छुरी एवं लाठी डंडे थे एवं पप्पू के हाथ में बंदूक थी जो एक राष्ट्रीय पक्षी मोर पर निशाना बना रहे थे। प्रार्थी ने देखा पप्पू बंदूक से राष्ट्रीय पक्षी को मार देगा, तभी उसने मोर को मिट्टी के दल और साथ ही शोर मचाकर उड़ा दिया। इसी बात पर शिकारियों और भूपराम के बीच काफी कहासुनी होने लगी। तभी एक गाय आ गई और शिकारी गाय के पीछे शिकार करने को दौड़ने लगी। तभी भूपराम ने फिर विरोध किया। उसने गाय को भी किसी तरह शिकारियों को शिकार होने नहीं दिया। इसी बात पर भड़के सभी शिकारियों ने भूपराम को लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया, जिसका हाथ टूट गया है और उसने सीने में लाठी डंडों से काफी चोट आई है। और साथ ही इसी बीच पड़ोस के खेतों में काम कर रहे लोगों ने जब शोर सुना तो भूपराम के खेत की ओर भागने लगे। लोगों को आता हुआ देखकर शिकारी गाली देते हुए और फायरिंग करते हुए वहां से चले गए और सभी लोगों ने एकजुट होकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शेखुपुर पुलिस चौकी पर सभी शिकारियों के नाम तहरीर दी है, मगर चौकी इंचार्ज गौरव सिंह ने उनकी दी हुई तहरीर फाड़ कर फेंक दी और अपने हिसाब से तहरीर लिखवा कर जबरदस्ती साइन करवा लिया है और एक व्यक्ति का 151 में चालान करके मामला रफा दफा कर दिया है। उधर भूपराम का कोई भी मेडिकल परीक्षण एवं उपचार कराना दरोगा जी ने उचित नहीं समझा है। जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतों से भूपराम को धमकियां देनी शुरू हो गई हैं उधर शिकारियों द्वारा। और साथ ही उधर मामला जब हिंदू संगठन के संज्ञान में आया तो उन्होंने सभी पीड़ित एवं ग्रामीणों को सैकड़ों की संख्या में सिविल लाइन थाने पर बुलाया है और साथ ही थाना इंचार्ज नीरज सिंह दरोगा और साथ ही गौरव सिंह की शिकायत की। थाना अध्यक्ष ने आश्वासन देकर सभी को घर भेजा। उधर चौकी इंचार्ज गौरव दरोगा किसी भी बड़े मामले में कार्रवाई करने से कतराते हैं। अभी 2 दिन पहले सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति हिसाब पर भी चौकी इंचार्ज सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो हिंदू संगठन ने संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन थाने का घेराव किया था। उसके बाद सनातन धर्म एवं देवी देवताओं एवं महिलाओं बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले इसहाक को पकड़कर जेल भेज दिया गया था। चौकी इंचार्ज गौरव दरोगा के प्रति ग्रामीण एवं पीड़ित परिवारों में रोष व्याप्त है। ये मामला है, मोर मार रहे हैं ये लोग। कौन लोग? मुसलमान, पप्पू और रब्बू। तो मैंने पूरे मोर को उड़ा दिया, इसने खाली फिर इसका लेकर गया, इसने गाय को फिर घेरा। तो मैंने की गाय क्यों मार रहे हो? अरे यार ये नहीं अपराध सही है। ये इसने एकदम दौड़ पड़ी, गाली गलौज करके एकदम मार ले करी, मुझे मार कूट करी और बंदूक चलाई, बंदूक नहीं चली आगे समझ में। फिर इनने पिचिया से मेरा हाथ तोड़ दिया मार के। कई लोग थे? ये लोग है, एक रब्बू हो और एक पप्पू का पहला नंबर था। पप्पू ने आसमानी फायर किया। टोटल कितने लोग थे? टोटल है 14-12 लोग है। अच्छा, तो तुमने कोई पुलिस में तहरीर दी क्या? पुलिस में दी तहरीर। पुलिस वालों ने अपनी मन से तहरीर लिख ली, दरोगा जी ने मिलकर पप्पू ने लिखा दी। पप्पू ने जो बात कह दी दरोगा ने अपने मन से लिखाई। कहाँ? चौकी में इंचार्ज ने। कोई पकड़ा धकड़ी हुई? कोई पकड़ा धकड़ी नहीं हुई। क्या उनमें चालान कर दिया, उनका जमानत दे दी। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं एक गऊ की और एक मोर की, पक्षी की जान हमने बचाई। हम पे अपराध लड़ा, ये क्यों हम टूट भई हमारे हाथ की। हम 3 महीना हो 6 महीना रहा। कब की बात है ये है 27 तारीख की 9 बजे की। अच्छा, 9 बजे हम पानी लगाने आज क्यों आए हो थाने पे? आज कोई नहीं सुनवाई भी हमारी, नहीं रिपोर्ट मिली, ना कोई कानून भी आगे में, ना डाकदन ने कोई चीज़ दी हमें, ना कुछ करा। कल 11 बजे लगा के हमने कहीं हमने
वो करेंगे, छुट्टी कराएंगे। उसने 4 बजे हमें तो मोर और गाय 4 को बजे मार तो नहीं पाए वो लोग? मार नहीं पाए, भाग गई सब। तुमने बचा दिया? बचा दिया हमने। बचाने के बाद हमारा हाथ पैर तोड़ दिए उसने। नितिन भाई, आज क्या मामला है जो यहाँ पे सिरसा दबरी गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं सिविल लाइन थाने पर? देखो, सिरसा गमरई गांव है, वहाँ पे खेत में कुछ लोग कार्य कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ लोगों ने आके राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, उसको मारने का प्रयास किया, उसका शिकार खेलने का प्रयास किया। तो ऐसे में गांव वाले ने बताया कि उन्होंने मोर को उड़ा दिया। तो इतनी बात तो वहाँ कई सारे लोग वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठे हो गए, इनके साथ मारपीट की। उसके बाद ये लोग थाने आए थे, लेकिन थाने आने के बाद जो उन्होंने तहरीर दी थी उसमें राष्ट्रीय पक्षी का कोई जिक्र ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है प्रशासन द्वारा सांठगांठ की गई है, क्या मामला है उसको उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। और चूँकि राष्ट्रीय पक्षी को मारने का मामला था तो उसको पूरी तरीके से दबा दिया गया है। और जो 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी उसमें सिर्फ एक ही आदमी गिरफ्तार हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। तो इस संदर्भ में हम ये चाहेंगे उच्च अधिकारियों से बात करके कि जो राष्ट्रीय पक्षी मोर को मामला है वो भी इसमें उसके जो धारा लगेंगी वो धाराएँ बढ़ाई जाएँ। और जो बाकी के और 4 अभियुक्त जो पकड़े नहीं गए हैं, 4 आरोपी जो है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। नाम है आपका? रंजीत नाम सर। मैं कहाँ के रहने वाले हो? सर ये क्या मामला है जो आज सिविल लाइन थाने पे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ तहरीर देने आए थे, चौकी गए थे सेगू पर। तो हमने बोला था वो नहीं लिखा था उन्हें, दरोगा जी ने तो अपनी मर्जी से बता रहे थे, वही लिखते जा रहे थे। हमारे गाँव वालों से ही लिखवाई थी तहरीर। क्या मामला था? मामला ये था, मोर का शिकार कर रहे थे कुछ मुसलमान लोग गवर्नमेंट की। तो हमने उन्हें मना करा तो उन्होंने लाठी डंडे से मारा, हाथ पर उनका हाथ तोड़ दिए दादा का, चाचा का। फिर उसके बाद में हम चौकी पहुँचे थे। वो तो हॉस्पिटल चले गए, एम्बुलेंस लेके गई थी उनके लिए, चाचा को। फिर इन्होंने तहरीर जो लिखवाई थी अपनी मर्जी से लिखवाते रहे, जो हम बोल रहे वो नहीं लिखे। किसने लिखा? दरोगा जी गौरव। अच्छा। शेखुपुर चौकी से उन्होंने धमका के वो साइन भी करा लिए वहाँ, और बस हमसे कह दिए जाओ घर। फिर कोई कार्रवाई वगैरह की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं की, उनके लिए लेके आए और उनके लिए सबकी जमानतें बस लाते हैं, छोड़ देते हैं बस। अब क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं, जो हमने अभी तहरीर दी है थाने में उस दिन, वो लगे हमारी मुकदमा में, वो नहीं लग रही है। तो शिकारियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, धाराएं लगें और इनके लिए जेल भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश में अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना रहरा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 18 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त हुई, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद बताते चले कि अभियुक्त अमरपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मटीपुरा थाना रहरा जनपद अमरोहा को पुलिस ने 18 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग खबर सीतापुर से है, जहां प्राइवेट बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर। अनियंत्रित बस चालक ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में राहगीर हुआ घायल और साथ ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको बता दें, शराब के नशे में धुत ड्राइवर की हुई पिटाई। पुलिस चौकी के समीप बस से उतरकर पीटा। बस चालक और बस को पुलिस कब्जे में ले चुकी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी का मामला। पूछे ले रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार पांडे। पांडे जी, ये क्या हुआ था? हादसा कैसे ये लोग चोट खाए? ये हम लोग मिल से निकले, हाँ काम करके। हाँ, ओम प्रकाश गुप्ता वाली? नहीं, हाँ। सिखानी आप लोग। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से पैदल आ रहे थे तो हाँ। हम तीनों लोग चाय पीने जा रहे थे। हाँ और ये बस वाला दारू काफी पिए हुए थे। हाँ। तो पहले बोलेरो में मारा, उसके बाद में हम लोग आ रहे थे तो इनके लगी, ये हमारे लड़े आके और एकदम से उसने भगाई बस, तो आगे 2-3 लोगों को लड़ा। मतलब कुल कितने लोगों को टक्कर मारती इसने? ये 4-5 लोगों को। 5 लोगों को लगभग टक्कर मार दी, बोलेरो सहित 5 लोगों को टक्कर मारी। कहाँ पे हुआ था ये सिनेमा मिराज हाउस के पास में। मिराज सिनेमा के पास में हुआ। पकड़ा गया बस वाला? हाँ, बस वाला पकड़ लिया गया। ठीक। गाड़ी नंबर क्या है उसका?
जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया BLO से सीधा संवाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आज जनपद के समस्त बूथों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गणना प्रपत्र वितरण के सापेक्ष प्राप्त हो रहे गणना प्रपत्र करने वाले कार्य प्रगति की जानकारी के लिए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अनुनय झा ने स्वामी विवेकानंद सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न बूथों पर गणना कार्य में लगे 40 BLO से सीधा संवाद स्थापित किया है। साथ ही सभी की सराहना करते हुए कहा कि कार्य करनिठ आवश्यक परंतु नामुमकिन नहीं है, कठिन है। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करना है और इसके लिए आप सभी BLO धैर्य, साहस और पूरे मनोयोग से गणना कार्य को 100% पूर्ण करें तथा आज होने वाले सभी मतदाताओं को मतदाता लिस्ट के अनुसार पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए और जिन लोगों ने अभी तक गणना प्रपत्र जमा नहीं करे हैं उनके गणना प्रपत्र जमा करने का प्रयास करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम तथा साथ ही निर्वाचन के अन्य अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे। लक्ष्य फाउंडेशन इटावा की टीम के द्वारा ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सम्मान समारोह कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम था और ये हमारा लगातार 11वां कार्यक्रम है। पिछले 11 साल से ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। आज ये कार्यक्रम दीप पैलेस में आयोजित किया गया और इसके लिए हम अपनी लक्ष्य फाउंडेशन इटावा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक जो बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया जिन्होंने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या किसी भी परीक्षा में 75% से अधिक अंक हासिल किए थे, उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिनकी कोई नई नौकरी लगी है, नई सेवा में आए हैं या उन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो कहाँ के लोगों ने भाग लिया, कितनी दूर से लोग आए? इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यतः हमारी लक्ष्य फाउंडेशन इटावा की टीम जो श्री आनंद राजपूत जी, श्री हरिमोहन राजपूत जी, कैप्टन मुन्ना सिंह जी, हमारे जबर सिंह राजपूत जी, ये सब लोगों के सानिध्य में हमारी जो टीम यहाँ काम करती है उस टीम ने इसका आयोजन किया। लेकिन इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में औरैया, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आपका अलीगढ़, अयोध्या, हाथरस, एटा, कासगंज, तमाम जिलों के समाज के समाज बंधु, स्वयंसेवक और लक्ष्य के स्वयंसेवक पधारे। किस क्लास के बच्चों को सम्मानित किया गया है और कितने? यहाँ पर मुख्यतः 10वीं और 12वीं के बच्चे थे। उसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन या टेक्निकल जैसे ITI है, डिप्लोमा है या किसी ने BA, BSc, BTech किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया गया और लगभग 150 से अधिक बच्चों को लक्ष्य फाउंडेशन ने यहाँ पर शील्ड दे करके, कैलेंडर दे करके और उनके लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो आने वाले समय में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, आगे वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा स्पष्ट संदेश है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे भी इटावा के एक दिन में लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन इटावा के तत्वाधान में आयोजित विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर तथा अपना घर अपना अधिकार पार्टी के संस्थापक अमरपाल सिंह शामिल हुए। उनके आगमन पर फाउंडेशन के पदाधिकारियों और उपस्थित अतिथियों ने उनका फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले व प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन करना है और साथ ही इस अवसर पर कक्षा स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्रों सहित लगभग 150 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित होने वाले बच्चों में प्रदेश लेवल के टॉपर और साथ ही जिला लेवल के टॉपर भी शामिल रहे हैं, जिनकी उपलब्धियों ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ाया है। अपने संबोधन में अमरपाल सिंह ने शिक्षा को समाज की प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बताया है। उन्होंने बताया कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से भी अपील की है कि वे अपने खर्चों में कटौती करें, बच्चों को हर हाल में शिक्षित करें क्योंकि शिक्षा ही उनके जीवन को बेहतर दिशा देती है। और साथ ही उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ सफलता का मूल मंत्र बताते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत, ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत और बंटी लोधी, हरिमोहन राजपूत, सर्वेश कोल और साथ ही विनोद, गीतम, मुकेश और साथ ही रोशन राजपूत, नीरज मास्टर साहब, एडवोकेट राकेश वर्मा, गगन राजपूत और राम अवतार, रामचंद्र, रवि, अंकित समेत कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपने विचार रखते हुए फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में
में कराए जा रहे स्थानीय प्रयासों की प्रशंसा की है। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही आगरा से आए कोरियोग्राफर देवराज राजपूत की रैम्प डांस एकेडमी के बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां और साथ ही बच्चों ने अपने डांस कौशल से सभी स्थल में मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रस्तुति को दर्शकों ने जमकर सराहा है और साथ ही कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी अतिथियों और अभिभावकों को आभार व्यक्त किया है। समापन में यह संदेश दिया गया कि शिक्षा ही समाज के और साथ ही राष्ट्र को मजबूत बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। फाउंडेशन इटावा की टीम के द्वारा ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सम्मान समारोह कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम था और ये हमारा लगातार 11वां कार्यक्रम है। पिछले 11 साल से ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। आज ये कार्यक्रम दीप पैलेस में आयोजित किया गया और इसके लिए हम अपनी लक्ष्य फाउंडेशन इटावा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक जो बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या किसी भी परीक्षा में 75% से अधिक अंक हासिल किए थे, उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिनकी कोई नई नौकरी लगी है, नई सेवा में आए हैं या उन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो कहाँ के लोगों ने भाग लिया, कितनी दूर से लोग आए? इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यतः हमारी लक्ष्य फाउंडेशन इटावा की टीम जो श्री आनंद राजपूत जी, श्री हरिमोहन राजपूत जी, कैप्टन मुन्ना सिंह जी, हमारे जबर सिंह राजपूत जी, ये सब लोगों के सानिध्य में हमारी जो टीम यहाँ काम करती है उस टीम ने इसका आयोजन किया। लेकिन इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में औरैया, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आपका अलीगढ़, अयोध्या, हाथरस, एटा, कासगंज, तमाम जिलों के समाज के समाज बंधु, स्वयंसेवक और लक्ष्य के स्वयंसेवक पधारे। किस क्लास के बच्चों को सम्मानित किया गया है और यहाँ पर मुख्यतः 10वीं और 12वीं के बच्चे थे। उसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन या टेक्निकल जैसे ITI है, डिप्लोमा है या किसी ने BA, BSc, BTech किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया गया और लगभग 150 से अधिक बच्चों को लक्ष्य फाउंडेशन ने यहाँ पर शील्ड दे करके, कैलेंडर दे करके और उनके लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो आने वाले समय में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, आगे वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा स्पष्ट संदेश है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे भी जनपद बदायूं में 50-50 हजार के इनामिया गौवंशों को पुलिस ने मारी गोली। आपको बता दें, गौकृषि के उपकरण व अवैध शस्त्र समेत पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश जनपद बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चल रहे थे। वांछित मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात बदमाशों को जंगल में घेरा है। दोनों बदमाश गौकृषि की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हुए हैं और घटना सहसवान थाना क्षेत्र के DP कॉलेज के पीछे खंदक के जंगल की है। पुलिस से घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने की थी फायरिंग। बदमाशों की फायरिंग में आरक्षी विजय कुंडू भी हुए हैं और साथ ही आपको बता दें, दोनों घायल बदमाशों एवं आरक्षी को सहसवान CHC में कराया गया भर्ती। अभियुक्त बदमाश खुर्शीद उर्फ कयूम पुत्र अयूब अली निवासी दुगरैया थाना कुंवर गांव दूसरा और साथ ही बदमाश साजिद उर्फ बौना पुत्र खुर्शीद निवासी दुगरैया थाना कुंवर गांव जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ नियमानुसार विधिक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 1/12/2025 को कोतवाली सहसवान पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 गो तस्कर जो 50-50 हज़ार के इनामी भी हैं और उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आज गोकशी घटना करने के अंजाम से DP कॉलेज के खंदक के जंगलों में छुपे हुए हैं। इस सूचना पे कोतवाली सहसवान की पुलिस टीम के द्वारा मौके पे आया गया, जहां बदमाश दूर से देखते ही दोनों बदमाश पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिए। पुलिस के द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां लगी और घायल हो गए। दोनों घायल बदमाशों को CHC अस्पताल भिजवाया गया। इस मुठभेड़ में हमारे कोतवाली सहसवान के आरक्षी विजय कुंडू भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु CHC अस्पताल भिजवाया गया। इन दोनों गो तस्कर का नाम, जिसमें एक का नाम साजिद उर्फ बौना पुत्र खुर्शीद और दूसरे का नाम खुर्शीद पुत्र अयूब अली निवासी गण दुगरैया थाना कुंवर गांव जनपद बदायूं हैं। इनके ऊपर जनपद में पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दर्ज है और ये थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं के वांछित अभियुक्त भी हैं। दोनों अभियुक्त गण के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद तमंचा 12 बोर,
जिंदा व खोखा कारतूस व गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन में आज आपको बता दें अद्वितीय उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि 2 दिवसीय यह समागम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व उत्तराखंड के पूर्व महामंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में हजारों विद्यार्थियों की उपस्थिति से यह गूंज उठा, जहाँ युवाओं ने सांस्कृतिक भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति अपनी गहरी रुचि प्रदर्शित की है। विशेष अवसर पर सभी अतिथियों और छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड को भी सामूहिक रूप से सुना है। डॉक्टर धन सिंह रावत को बताया गया कि सम्मेलन में 11 देशों की प्रगति और साथ ही भारत भर में 350 से अधिक डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में संस्कृति ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार पर विशेष कार्य हो रहा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा ताकि यह भाषा केवल पाठ्यक्रमों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में भी जीवंत रूप से उपयोग हो। Great pleasure for me to take part at this conference. Thank you very much for giving this opportunity. I'm from Belarus, and my subject is anthropology of Hinduism. I enjoy it very much, and I hope that my presentation will contribute to this conference. Thank you so much. Interest in Sanskrit. Hare Krishna. Sanskrit is divine language. Sanskrit Bhagavan ka language. We very enjoy Sanskrit because Bhagavad Gita, Mahabharata, Purana, Vedanta Sutra was given to us in Sanskrit, and we learn Sanskrit in ISKCON by these books. Hare Krishna. Thank you, ma'am. देखिए जी हम मूलतः तो आए थे कुरुक्षेत्र में गीता जयंती गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मैं फिजी से हूँ, थोड़ा फिजी में इस परिवेश को मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इधर आके बहुत ही खुशी हो रहा है, कारण ये जो गंगा का तट है ये अभी भारतीय संस्कृति संस्कृत एवं भारत का जो परंपरा है ये त्रिवेणी संगम का मिलन का स्थान है। इसको छोड़ के मुझे लगता है उपयुक्त जगह कुछ नहीं हो सकता। इसका पहले कुरुक्षेत्र में हुआ, कुरुक्षेत्र बाद नालंदा से हम इधर आ रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि भारत फिर से एक बार अपना जो स्वरूप है इस स्वरूप में आने के लिए काम कर रहे हैं और यही दुनिया का पास सबसे बड़ा मैसेज जा सकता है। जे अभी हम बीच में जो भारत देखा भारत राष्ट्रीय भारत का हम दर्शन करेंगे। शुभेच्छा जनता। भारत सरकार के विदेश विभाग, हमारे राज्य उत्तराखंड के संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग और यहाँ के हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सब के द्वारा भारत का जो ज्ञान है उसका विश्व में क्या योगदान है और संस्कृत के बारे में हम क्या और सोच सकते हैं, ऐसा एक कॉन्क्लेव सेमिनार यहाँ पर किया गया है। यहाँ सत्रों में चर्चा होगी। आज विश्व के लोग भारत की ओर तो आकर्षित नहीं है, भारत के संस्कृत और भारत की संस्कृति के प्रति भी वे लोग आज आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आयोजन से संस्कृत का स्कोप और बढ़ेगा, लोग संस्कृत के प्रति और अभिरुचि दिखाएंगे और केवल देश नहीं विदेश में भी संस्कृत का अध्ययन किया जाता है, जिससे और आगे रास्ते खुलेंगे। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। In my country, in Thailand, we connected with Sanskrit. Sanskrit language very famous because they want to learn yoga and they practice yoga. And in the ancient time, the Buddhist philosophy and Hindu philosophy
spread into Thailand. So if they want to know this philosophy, they have to study Sanskrit. So in many universities in Thailand, we have a program in Sanskrit, MA, BA, MA and PhD in Sanskrit. So many things. देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और अपना संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे 2 दिन का जो संस्कृत का समागम हो रहा है, उसमें 11 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं। 350 डेलीगेट हमारे पूरे भारत से आ रखे हैं और 18 सत्र यहाँ पे चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत शिक्षा ने अभी हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाए और उन गांव में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारा संस्कृत विभाग का टारगेट यह है कि 1 लाख लोगों को हम संस्कृत भाषा जो सिखाएं ताकि लोग बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करें। अभी हम हमारे सचिव और हम सब लोग कर्नाटक गए थे और कर्नाटक में भी एक गांव ऐसा है जहाँ की हर आदमी संस्कृत में बात करता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे राज्य में संस्कृत की राजभाषा है वाइट खराब हो जाएगी और आगे बढ़ाएं। संस्कृत जो हमारे महाविद्यालय है सरकार के, उनको जो दिक्कतें थी वो भी अब हमने पूरी कर दी है और संस्कृत विश्वविद्यालय हमारी सरकार के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये दी ताकि बच्चों के लिए अच्छा हॉस्टल हो जाए, अच्छे वहाँ पे पुस्तकालय हो जाए, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पे हो जाए। तो संस्कृत के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है और संस्कृत भाषा के लिए मेरा प्रेस के बंधु से भी निवेदन यह है कि आप लोग भी संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए सरकार के साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। रोल आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। This year, actually, Ministry of External Affairs has partnered with 3 entities to promote Indian languages, Indic thought, Indian philosophy, etc. The first one was State Government of Haryana. We partnered with State Government of Haryana to organize this International Gita Mahotsav. This is the first time that Gita Mahotsav was organized in 54 missions and posts abroad in 54 different countries. We also sponsored participation of foreign scholars, 25 foreign scholars participated. We also curated an exhibition of translated versions of Gita, which was exhibited during the Gita Mahotsav, and we were honored with the presence of Prime Minister for the International Gita Mahotsav. Then we organized a conference in Nalanda in association with Nalanda University, where some of the foreign scholars who have come from for IGM 2025 also participated. This was the third in the series of these events when we organized this International Sanskrit Sammelan in Haridwar, and I'm really impressed with the arrangements made here. Excellent arrangements were made by the Vishwavidyalaya of Haridwar, and for a Sanskrit language conference, I think we couldn't have chosen a better venue, because this is the place where Sanskrit is used very widely in Haridwar, and Sanskrit is also the second official language of Uttarakhand. So we have some foreign scholars who are participating. The session has just started, so I hope we'll be having a very fruitful deliberations during this event. And I once again congratulate and thank the Uttarakhand government for taking this wonderful initiative. And we hope this is the beginning of our association between Ministry of External Affairs and the state governments of India, particularly Uttarakhand, for the further events that we can organize in future on such subjects. Madam, what do you feel about Sanskrit? खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में अर्धकुंभ को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में आश्रमधारी संतों को नहीं बुलाए जाने से संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। संतों ने साफ कहा, अगर मुख्यमंत्री बिना संतों के कुंभ करा सकते हैं तो करके दिखाइए। संत समाज ने सरकार के इस रवैये को परंपरा का अपमान बताया है और यहां तक चेतावनी दे दी है कि जरूरत पड़ी तो कुंभ का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसी दौरान संतों ने अखिल भारतीय आश्रम परिषद के गठन की भी घोषणा की है ताकि उनकी आवाज को एक संगठित मंच तक मिल सके। और साथ ही अब सवाल यह है कि कुंभ जैसे विराट धार्मिक आयोजन के बिना क्या सरकार आगे बढ़ पाएगी? क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराएगा? स्वामी यतीश्वरानंद गिरी बाबा, बलराम दास
हटाएगी और साथ ही प्रमोद आनंद गिरी आदि लोगों ने कहा। इसका नाम है विनय शंकर पांडे। वो कभी हरिद्वार का जिलाधिकारी होता था, उसने हरिद्वार को सारे लूट लिया, यहाँ तक हरिद्वार से संतों की मूर्तियों को तक लेके चला गया। वो आदमी बहुत बड़ा चोर है और उसके प्रभाव और दबाव में मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद में जितनी जल्दी घोषणा की, वास्तव में शाही स्नान होता नहीं है अर्ध कुंभ में। अर्ध कुंभ में शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है और ऐसी स्थिति में भी आनंद फानंद में घोषणा करके मुख्यमंत्री चले गए। ये क्या होना चाहते? अगर उनको शाही स्नान करना आना है और शाही स्नान की नई व्यवस्था कर शुरुआत करनी है तो कम से कम हरिद्वार के संतों को सभी को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन हरिद्वार के संतों को विश्वास में नहीं ले गया। जो हजारों सालों से परंपरा है कि अर्ध कुंभ हरिद्वार में शाही स्नान नहीं होता, लेकिन शाही स्नान की तिथियां घोषित कर दी और उसके बाद कुंभ में क्या है, हजारों करोड़ों रुपए का बजट आता है और वह बजट कुछ लोग आईएएस उसको चटपट कर जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा कुंभ आया, लेकिन कुंभ को भी कुंभ नहीं होने दिया आईएएसओं ने। उन आईएएसओं के दबाव और प्रभाव के कारण से कुंभ ऐन मौके पर कैंसिल किया गया और उसे लगता है कि इस अर्ध कुंभ का भी कुछ आईएएस के दबाव में कहीं तमाशा न हो जाए, सनातन संस्कृति का अपमान न हो, इसलिए संतों को यह और संतों के यहाँ के जो यहाँ के आश्रमधारी संत हैं हरिद्वार के, उनकी चिंता का विषय इसलिए हो गया कि आश्रमधारी संतों ने लाखों करोड़ों जो जनता आएगी उसको कैसे व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था में कोई सहयोग करते नहीं सरकार, लेकिन वह व्यवस्था सब आश्रमधारियों को संभालनी पड़ती है। आश्रमधारियों की कोई चिंता नहीं करता। आश्रमधारियों से अवैध वसूली होती है, उनका उत्पीड़न होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की उनको प्रताड़नाएं की जाती हैं। इसके कारण से जब हरिद्वार के संतों से वार्ता हुई, सभी में आक्रोश था। तत्काल संतों ने मीटिंग के लिए आह्वान किया और आज ये तय हुआ है अखिल भारतीय आश्रम परिषद का निर्माण हुआ है, जिसके 5 लोग प्रतिनिधि के रूप में आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो गुरु सरकार इतना अच्छा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये आनंद फानंद में कैसे पहली बार निर्णय लिया बिना हरिद्वार के संतों को विश्वास में लिए? क्योंकि आप ये छोटा निर्णय मानते हैं क्या? अर्ध कुंभ को कुंभ डिक्लेयर करना ये छोटा निर्णय नहीं है, बड़ा तो क्या अमृत स्नान को की कोई परंपरा ही नहीं है। होने न होने की प्रश्न तो बात का है। हरिद्वार अर्ध कुंभ में कोई परंपरा नहीं है, केवल प्रयागराज के अर्ध कुंभ में परंपरा है। या कोई हुआ हो आज तक तो बता दे। नक्षत्र के हिसाब से कुंभ पड़ते हैं, कुंभ और अर्ध कुंभ उनकी एक व्यवस्था है। हमारी घर की अपनी पंचायत थोड़ा ही है तो और सब क्या कि व्यवस्था का पालन करना हम सबका धर्म है। सनातन की परंपराएं टूट जाएंगी तो एक तरह से सनातन पर हमला हो जाएगा। तो अब सरकार है वो पुनर्विचार करे। हाँ। पहला काम है उन्होंने जो आनंद फानंद में निर्णय लिया है उसमें पुनर्विचार करे। दूसरा, हरिद्वार के संतों के बीच में आकर के विचार करें, क्योंकि संतों के बिना कुंभ नहीं हो सकता। तो यहाँ के हरिद्वार के सभी संतों को विश्वास में ले, आश्रमधारियों को विश्वास में ले, फिर वो जो चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कुंभ होना चाहिए, कुंभ में कोई दिक्कत नहीं, भव्य दिव्य करो, बढ़िया करो, सुंदर करो, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से होगी, ऐसे नहीं। खबर कानपुर से है, जहां फजलगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान लुटेरे करण लूट और साथ ही आपको बता दें रोकने का किया गया प्रयास। लुटेरे ने पुलिस टीम पर किया फायर और साथ ही पुलिस ने अपने बचाव में किया फायर। लुटेरे करण के पैर में लगी है गोली। आपको बता दें गाड़ियों की चेकिंग के दौरान लुटेरे करण को रोकने का किया गया प्रयास। पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा है और साथ ही शातिर लुटेरा गोविंद नगर का रहने वाला है ये करण। और लुटेरे के पास से देशी तमंचा और कारतूस, एक बाइक मौके से हुई बरामद। मामला फजलगंज थाना क्षेत्र का है। थाना फजलगंज क्षेत्र अंतर्गत देर रात पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी व मल्टीपल लूट मुकदमों में वांछित बदमाश करण के पैर में गोली लगने से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बाइक, पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा बरामद है। उक्त प्रकरण में सहायक पुलिस आयुक्त सुमित सुधाकर राम टेके द्वारा जानकारी दी गई है। तो क्या मतलब मामला हुआ था? आज दिनांक 29 नवंबर 2025 को शाम के करीब 11 बजे सूचना मिली कि फजलगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में
करण नामक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है और करण जो है वो 25,000 का इनामिया था और थाना क्षेत्र फजलगंज में लूट के मुकदमे में वांछित भी था। इसके साथ साथ करण के ऊपर 6-7 मुकदमे और पंजीकृत हैं कानपुर के अलग अलग थानों से। अभी मौके से एक बाइक, एक पिस्टल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ है। उपचार हेतु इसको हाईलाइट भेज दिया गया। मुठभेड़ के दौरान कोई पुलिस कर्मी क्या घायल हुआ? नहीं, पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। मुठभेड़ में शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायर करना पड़ा। सर, इसके गुरों के और कोई सदस्य भी हैं क्या इसके साथ जो लुटेरे गैंग के? इस गुरों के कुछ सदस्य हमने पहले भी पकड़ लिए थे। ये वांछित चल रहे थे बहुत दिनों से और आज उनको मकड़ीखेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है आग। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मकड़ीखेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। मकड़ीखेड़ा सीएनजी पंप के पास पड़ी शटरिंग में लगी है आग। आपको बता दें, आग लगने से आसपास के क्षेत्र में लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग आग बुझाने की कर रहे लगातार कोशिश। खबर बलिया से है, जहां कस्बा क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में रविवार को ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में संविधान निर्माता डॉक्टर BN राव की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस अवसर पर संगठन द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर BN राव के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए BSS के महासचिव राजेश मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर राव को भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने के बाद संपूर्ण भारतीय वैधानिक संहितों का संशोधित करने का 1939 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश पद संभाला है। कहा कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया है। साथ ही इसके अलावा बर्मा, म्यांमार का भी संविधान तैयार किया है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन रहे हैं। BSS परिवार द्वारा आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको और साथ ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही गोष्ठी को दयाशंकर तिवारी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश पांडे, अरुण कुमार ओझा, रामजी चौबे, विष्णु कुमार मिश्रा आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर संजय मिश्रा, सत्य प्रकाश ओझा, जितेंद्र तिवारी, रिंकू दुबे, रत्नाकर दुबे, सत्येंद्र पांडे, सरोज दुबे, मनीष दुबे, प्रिंस पांडे, संतोष पांडे, पंकज उपाध्याय आदि पदाधिकारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करुणेश पांडे एवं संचालन राकेश तिवारी ने किया। भारत के संविधान निर्माता सर BN राव की पुण्यतिथि मनाई गई। BN राव का जन्म 1887 में हुआ था और आप अपने जमाने के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपर रहे और 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का आपने अध्ययन किया और भारत ही नहीं बल्कि बर्मा के भी संविधान का निर्माण आप ही के द्वारा किया गया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि मनाई गई। आप बहुत बड़े विद्वान थे। आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे, भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आप न्यायाधीश रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में आप भारत का स्थायी प्रतिनिधि रहे। इसके साथ ही साथ आपने कोरिया युद्ध को रुकवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश की आज़ादी में भी आपने आज़ाद होने के बाद आप जम्मू कश्मीर के मंत्री रहे। वैसे महान विद्वान सर BN राव की आज पुण्यतिथि ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के द्वारा मनाया गया। ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता लोग कहते हैं और आप BN राव की पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनको कहने के समय इसमें क्या अंतर है? सर देखिए, ऐसा है कि पूरे संविधान सभा जो संविधान भारत का है उसकी पूरी मसौदा डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था।
संविधान सभा एक बहुत बड़ी कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस संविधान सभा के कई अंग थे, जिसका एक अंग था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन इस लोकतंत्र में राजनीति को लेकर के उनको संविधान निर्माता के रूप में पेश किया जाता है। इस समय एक मुद्दा बहुत तेजी से गहराता जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक IAS हैं संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मण की बेटियों के प्रति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस बारे में ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ क्या अपनी रणनीति तैयार कर रहा है? जो संतोष वर्मा है मध्य प्रदेश का, इसको प्रमोटेड IAS है। इसके पहले वो 2 बार जेल जा चुके हैं, खुद ही दिवालिया हैं। उन्होंने केवल अपने समाज की तुष्टिकरण के लिए इस तरह की बात किया है। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ उसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है, वो गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तब तक ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ एवं अन्य ब्राह्मण संगठन लगातार आंदोलन करते रहे। वो आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है कि आरक्षण था जो संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 10 वर्षों के लिए ही आरक्षण लागू हुआ था। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ का मानना है कि आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए। समाज में जो पिछड़े लोग हैं, अर्थ के आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, उनको मिलना चाहिए, न कि जो लोग संपन्न है उनको मिलना चाहिए, न जात के आधार पर मिलना चाहिए, बल्कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ लगातार इसकी मांग करता रहा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।